नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिनकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाल महल पर आधी रात को मारे गए उस ऐतिहासिक छापे की, जिसने एक पूरे के पूरे विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और डीकोड करते हैं कि इतिहास की ये अद्भुत दास्तान आखिर कैसे रची गई। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने 75,000 सैनिकों की एक विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया। सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? जहां एक तरफ असीमित सैन्य बल था तो दूसरी तरफ अदम्य साहस और बेमिसाल चालाकी। ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये रणनीति और अचूक बुद्धिमत्ता की एक मास्टर क्लास है। आइए समझते हैं कि ये अकल्पनीय स्थिति आखिर पैदा कैसे हुई। तो इस कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है दक्षिण से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपनी दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित किया। विजयपुर के आदिल शाह ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जब उसकी कोई चाल सफल नहीं हुई तो अंततः उसे शांति समझौता करना ही पड़ा और शिवाजी महाराज के स्वतंत्र राज्य को मान्यता देनी पड़ी। अब दक्षिण तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन ध्यान उत्तर की एक नई और बहुत बड़ी चुनौती की ओर मुड़ने वाला था। अब चलते हैं सीधे दिल्ली के मुगल दरबार में, जहां का माहौल एकदम गरमाया हुआ था। मराठों के लगातार छापों से मुगल बादशाह औरंगजेब बेहद क्रोधित था। महाराष्ट्र में मुगलों के क्षेत्रों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए उसने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। औरंगजेब ने मराठा विद्रोह को कुचलने के लिए अपने ही मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर भेज दिया। 75,000! जरा इस नंबर की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक चेतावनी थी। शाइस्ता खान के साथ आई इस विशाल सेना में अनगिनत सैनिक, सैकड़ों हाथी, ऊंट और एक भारी भरकम तोपखाना शामिल था। मराठों के सामने खड़ी ये चुनौती इतनी विशाल थी कि उस समय इसे पार पाना लगभग असंभव लग रहा था। शाइस्ता खान की ये सेना किसी विनाशकारी आंधी की तरह आगे बढ़ रही थी। शिरवल, शिवापुर, सासवड़, एक के बाद एक इन गांवों को रौंदते हुए मुगल सेना तेजी से मराठा साम्राज्य के एकदम अंदर तक घुसती चली गई। और ये निरंतर आगे बढ़ता हुआ कारवां अंततः पुरंदर के किले को घेरने तक जा पहुंचा। पर यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मुगलों की भारी भरकम सेना थी जो पूरी तरह हाथियों और तोपों पर निर्भर थी, और दूसरी तरफ मराठों की तेज और फुर्तीली टुकड़ियां। मराठे अपने भीमथड़ी टट्टुओं पर सवार होकर, मामूली चटनी भाकरी का राशन साथ लेकर हवा की गति से पहाड़ों और घाटियों में छिपकर हमला करने में माहिर थे। इस गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति ने शाइस्ता खान की विशाल सेना को इतना छका गया कि उसे हार मानकर पुरंदर का घेरा उठाना ही पड़ा। पुरंदर से पीछे हटने के बाद शाइस्ता खान ने चाकण के किले का रुख किया, और यहीं से एक बहुत ही कमाल की कहानी सामने आती है। सेनापति फिरंगोजी नरसाला ने भारी मुगल तोपों के सामने पूरे 2 महीने तक डटकर मुकाबला किया। हालांकि अंततः किला मुगलों के हाथ लगा, लेकिन खान फिरंगोजी की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लालच देकर उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। पर फिरंगोजी ने अपनी निष्ठा नहीं बदली और उस प्रस्ताव को सीधे ठुकरा दिया। चाकण के बाद ये पूरा संघर्ष एक बेहद व्यक्तिगत मोड़ ले लेता है। शाइस्ता खान सीधे पुणे शहर में घुस आया और उसने किसी आम जगह नहीं, बल्कि लाल महल में अपना डेरा जमाया। जी हाँ, ये वही लाल महल था जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। दुश्मन का अपने ही घर में आकर बैठ जाना, ये मराठों के लिए एक सीधी चुनौती और बहुत गहरे अपमान की बात थी। और ये कब्जा कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये अत्याचार पूरे 2 साल तक चला। इन 2 सालों में मुगल सेना ने पुणे और उसके आसपास के इलाकों को बुरी तरह तबाह कर दिया। सैनिकों ने चारों तरफ अपनी छावनियां बना लीं, किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई, और तो और रैयत यानी आम जनता के मवेशियों तक को छीन लिया गया। पूरे इलाके में बस हाहाकार मचा हुआ था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक अभेद्य किले को आखिर भेदा कैसे जाए। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था, अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और शाइस्ता खान ने किसी भी हथियारबंद मराठा के गांव में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। ये सच में एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका था जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। तो यहीं पर मराठों का सबसे बड़ा त्रुप का इक्का काम आया, और वो थी अंदरूनी जानकारी।
लाल महल शिवाजी महाराज का अपना घर था ना। उन्हें उस वाड़े के हर कोने, हर कमरे, खिड़की और यहाँ तक कि गुप्त रास्तों की भी पक्की जानकारी थी। इसके साथ ही उनके बेहद चतुर जासूस पहले से ही शाइस्ता खान के खेमे में घुसपैठ कर चुके थे और पल पल की खबर बाहर ला रहे थे। और इसी जानकारी के आधार पर बनी एक बेहद साहसिक या कह लें दुस्साहसिक योजना 5 अप्रैल 1663 की रात चुनी गई। प्लान एकदम साफ था। सबसे पहले हथियारों से लैस होकर एक शादी की बारात में शामिल होना, फिर रात के सन्नाटे का इंतजार करना, उसके बाद सीधे महाल की दीवार में सेंध लगाना और पहरेदारों को चुपचाप काबू में करना। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें एक छोटी सी भी चूक का सीधा मतलब था मौत। उस रात का दृश्य अगर आप विजुअलाइज करें तो बहुत ही अनोखा था। एक तरफ ढोल नगाड़ों के साथ रोशनी से जगमगाती हुई गाजे बाजे वाली एक जश्न मनाती बारात जा रही थी, और ठीक उसी शोर शराबी की आड़ में परछाइयों के बीच मराठा सैनिकों की एक टुकड़ी खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ये भटकाव यानी डिकॉय का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण था। खैर, जैसे ही बारात आगे निकल गई और चारों तरफ रात का गहरा सन्नाटा छा गया, असली खेल शुरू हुआ। वाड़े की दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया। घुसपैठिए अंदर पहुंचे। खान के पहरेदार उस वक्त नींद के नशे में ऊँघ रहे थे। बिना कोई शोर किए उन पहरेदारों को वहीं रस्सियों से बांध दिया गया। आधी रात की ये सेंधमारी अब तक बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रही थी। लेकिन योजनाएं हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा सोचा जाता है। अंधेरे में अचानक उथल-पुथल मच गई। कोई व्यक्ति तलवार लेकर शिवाजी महाराज की ओर झपटा। पलटवार में शिवाजी महाराज ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो शाइस्ता खान ही था, लेकिन हकीकत में वो खान का बेटा था। इस झड़प और खून खराबे ने लाल महल की खामोशी को तोड़ दिया। शोर मचा और पूरे महल के लोग जाग गए। और फिर आता है इस पूरी दास्तान का चरम बिंदु। शिवाजी महाराज अपनी नंगी शमशीर लेकर सीधे खान के शयन कक्ष में घुस गए। शाइस्ता खान की हालत खौफ के मारे खराब हो गई। वो शैतान शैतान चिल्लाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए सीधे खिड़की की तरफ भागा। इस दृश्य की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक मुगल सेनापति अपने ही कब्जे वाले महल में अपनी जान की भीख मांगते हुए भाग रहा था। संख्या 3 ये महज एक अंक नहीं है, बल्कि उस रात के सबसे क्रूर और सटीक प्रहार का सबूत है। जैसे ही शाइस्ता खान ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, शिवाजी महाराज की तलवार हवा में लहराई। खान की जान तो बच गई, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कटकर वहीं गिर गईं। जान पर आई आफत उंगलियों पर टल गई, लेकिन ये हमला इतना सटीक और भयानक था जिसे खान अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सका। अब काम तो हो गया था, लेकिन मराठों को सुरक्षित बाहर भी निकलना था। यहाँ उनकी चतुराई फिर काम आई। शिवाजी आया, भागो, पकड़ो उसे, ये चिल्लाते हुए मराठा सैनिक खुद मुगल सैनिकों की भीड़ में शामिल हो गए। इस बेहतरीन चकमे ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि खान के सैनिक पूरी रात अंधेरे में एक दूसरे के पीछे ही भागते रहे, जबकि मराठा टुकड़ी सुरक्षित रूप से सिंहगढ़ किले की ओर निकल चुकी थी। इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर शाइस्ता खान पर कितना गहरा हुआ, ये उसके इस डर से साफ पता चलता है। आज उंगलियां कटी हैं, कल मेरा सिर काट कर ले जाएगा। शाइस्ता खान इस कदर खौफजदा हो गया था कि उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। एक 75,000 की सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति अब अपनी ही परछाई से डरने लगा था। इस साहसिक छापे के जो नतीजे निकले वो सच में ऐतिहासिक थे। जब दिल्ली में औरंगजेब को इस भारी फजीहत की खबर मिली तो वो आग बबूला हो उठा और उसने सजा के तौर पर शाइस्ता खान का तबादला सीधा बंगाल कर दिया। ये मुगल सत्ता पर पहला और सबसे जबरदस्त प्रहार था। उधर सिंहगढ़ में जीत की तोपें दागी गईं और पूरे महाराष्ट्र में इस अकल्पनीय विजय का जबरदस्त जश्न मनाया गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। इस शानदार मराठा विजय ने एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे दिया था। दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब अपनी इस बेइज्जती को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। इस भारी अपमान के बाद एक क्रोधित मुगल बादशाह उभरते हुए मराठा साम्राज्य के खिलाफ क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? ये निश्चित रूप से इतिहास के अगले और भी खूनी अध्याय की ओर इशारा करता है। सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।